my beautiful children. I welcome all of you to Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. I hope मेरे बच्चे बहुत अच्छे से स्मार्टली तैयारी कर रहे हैं. As we are moving very close to our target of 17 July, हमारा NEET का एग्जाम आ गया है. I am wishing all the very best to all of you constantly. और इस वक्त पर आई एम विशिंग कि आप कम से कम डिस्ट्रैक्टेड हों और इस वक्त आपको ये विजडम मिले कि कैसे इस बचे हुए टाइम में मुझे अपनी तैयारी बेस्ट करनी है, टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सिलेक्शन करनी है, राइट? तो इस टाइम पर मैंने आपसे एक सेशन पहले लिया था आपके साथ, व्हेन आई मेट यू, रिगार्डिंग हाउ टू यूटिलाइज द रिमेनिंग डेज वेरी वेरी एफिशिएंटली, है ना, कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे टॉपिक्स को अप्रोच करना है. वो एक जेनेरिक अप्रोच थी. आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी that once you're done with the preparation, you're following your timetable, you're very confident, you are solving previous year questions, previous year papers. As you solve every question, every paper, some of you must have realized that you get a lot of confidence, a lot of motivation. Topics जो हमारे लिए पहले difficult थे, they suddenly become doable and easy for us, है ना? तो इट्स लाइक कि वो माउंटेन इतना ऊंचा लगता है, बट वंस यू आर डिटर्मिन्ड टू क्लाइंब द माउंटेन, देन द हाइट डज नॉट मैटर. तो let me know in the comment section if you are experiencing the transition from that anxiety and that कैसे करूँगा मैं, वो panic, and now you are transitioning into confident, neat aspirants, very close to becoming rankers. तो आज का भी सेशन is to assure कि कैसे my children are not mere aspirants but they are rankers. कैसे मेरे बच्चे rankers से aspirants से, neat aspirants से rankers बनने वाले हैं. Once again, I welcome all of you to the class. Please share this session with your friends and like the session. तो आज बायोलॉजी की टिप्स की मैं बात करूंगी, बायोलॉजी पर से. नाउ पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम, जब आपके एग्जाम में सिर्फ मान लीजिए एक हफ्ता, या मैं बच्चों को बोलती हूँ 3 से 5 दिन, स्पेशली अ डे बिफोर द एग्जाम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर प्रैक्टिसेस कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो. एज यू गो नियर, मैंने आपको बताया था कि पहला जो 40 दिन का फेज है, उस स्ट्रैटेजी, पिछले वाले स्ट्रैटेजी सेशन में पहले 40 दिन जब आपने एक रिवीजन कर ली है अपने सिलेबस की, उसके बाद आप थियरी को छोड़ दें. सो ये सेशन आपकी टिप्स को और उस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए है कि जैसे जैसे वी आर मूविंग फर्दर, वी मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस. दैट इज कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग. ओके, तो आपको इस वक्त पता है व्हाट आर माय वीक टॉपिक्स, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, बट आप कैसे सिलेबस को डिवाइड करते हो, वंस अगेन आई कांट एम्फेसाइज दिस एनफ. ये मैं हर सेशन में, हर क्लास में बोलती हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ ओनली एंड ओनली द वेटेज ऑफ चैप्टर्स. आपका टाइम टेबल, आपका रिविजन का डिसीजन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिसीजन कि मुझे कौन सा चैप्टर उठाना है, उसमें आपकी कोई पर्सनल चॉइस, कोई फीलिंग टुवर्ड्स द चैप्टर नहीं होनी चाहिए. आप पूरे सिलेबस को इक्वानिमस ट्रीटमेंट देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सोचेंगे क्योंकि आप छोड़ कुछ नहीं सकते हैं. याद रखिए, आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं, और स्मार्टनेस इसी में ही है, बिकॉज वी हैव टू बी स्मार्ट in these end days. So when even a week or few days are left and you have time, you want to revise, then also pick up the chapters according to their weightage. Weightage, you all of you know. उसके बाद you will deal with strong and weak topics together, है ना? स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी रिवाइज कीजिए, वीक टॉपिक्स को भी छोड़िए मत, रिवाइज कीजिए. क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है. इसमें फायदा ये है कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और इस प्रोसेस में वीक टॉपिक्स भी हमारे इसके क्लोज पहुंच जाएंगे. हमारा टारगेट है कि हमें सब कुछ यहां पर पहुंचाना है, सब कुछ हमें इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाना है.
अब ये जो एंड के डेज हैं, आई एम टेलिंग यू द रोड मैप, जब आप एंड के एक हफ्ते में हो, प्लीज डू नॉट ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम अ स्क्रैच। कुछ भी हो जाए, आप चैप्टर को पूरा स्क्रैच से टेक्स्ट बुक उठाकर, टेक्स्ट बुक हमारी एनसीईआरटी है, अगर मैं बायो की बात करूं हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है, आप टेक्स्ट बुक में से चैप्टर सिर्फ शुरू के दिनों में जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वेदर इट इज अ वीक चैप्टर और अ स्ट्रॉन्ग चैप्टर। वंस यू हैव a week left in your exam, do not pick up textbooks. All you have is NEET के previous year paper, उसमें से the question which you don't know, question which you do not know, उसकी related theory आप उठाओगे और उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड के दिनों में अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक में नोटेड डाउन है या आपके क्विक नोट्स में निमोनिक्स या कोई ट्रिक्स नोटेड डाउन है, यू विल क्विकली रिवाइज दैट। सपोज आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से, आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, प्लीज पे अटेंशन। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे हाउ टू डील विद टॉपिक्स इन द एंड मोमेंट। डोंट गेट डीमोटिवेटेड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि दिस क्वेश्चन, लेट्स से यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन जिसमें जर्नी ऑफ स्पर्म है इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो आपका अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, यू विल only study that topic and you will try to learn with the help of short tricks that you have. Make use of short tricks. This is what it is. This is the smarter method. तो mnemonics जैसे suppose journey of sperm के लिए there is a mnemonic, you must have your own mnemonics at this time. 7 up. How the sperm travels through the male reproductive tract. वो टॉपिक उठाया, फटाफट रिवाइज किया, it will stay in your mind and the same will be replicated. Same retention will help you in the exam center. Once again, share this session. These are the tips for the end days. जब हमारा एग्जाम पास आने वाला है, एक हफ्ता रह गया है, आपको सारे सब्जेक्ट्स क्विकली रिवाइज करने हैं, स्क्रैच से टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपको क्लास में माइंड मैप्स मिलते हैं, आप अगर आकाश बायजूस नीट चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं, हर सेशन के एंड में माइंड मैप्स होते हैं। आपके पास ऑलरेडी माइंड मैप्स हैं, तो ये वो वक्त है, लास्ट के 7 डेज 10 डेज, कहने का मतलब ये है कि आपकी एक बार सिलेबस की रिवीजन हो चुकी है, तो सेकेंड रिवीजन में बच्चों, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एंड अगेन, आप अपने जूनियर्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हो उनको बताइए कि इट इज नॉट द टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग द थियरी वंस अगेन। टेक द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। इनफैक्ट अगर आपके बड़े बड़े क्लास नोट्स भी बने हुए हैं आपके पास, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम मेरे पास नोट्स हैं, उन नोट्स को भी अभी देखने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन माइंड मैप्स, क्वेश्चन माइंड मैप्स। अगर आज आपने सोच लिया कि मुझे एक दिन में मान लो पूरी बॉटनी 11th की रिवाइज करनी है, यस दैट इज पॉसिबल। ये मैं बात कर रही हूं एंड के 5, 7, 10 दिन, जैसे ही आपका टाइम टेबल पूरा हो जाता है। तो माइंड मैप्स, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लो चार्ट है पूरी मॉर्फोलॉजी का, जो आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फटाफट आपने देख लिया कि भाई रूट की मॉडिफिकेशंस क्या है, स्टेम की, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट आपको पता है कि लीफ में कितने टाइप्स की फिलोटेक्सी है, आपको पता है कि स्टेम की एरियल मॉडिफिकेशंस क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस क्या है। हो ही नहीं सकता कि अगर आप फ्लो चार्ट से पढ़ो, नॉट ओनली योर टाइम इज सेव्ड, बट आपका क्वेश्चन सही होगा ही होगा। ये आप मुझे एग्जाम से वापस आकर भी बता सकते हो। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगर इन फ्लो चार्ट्स से अपनी रेगुलर रिवीजन भी कर रहे हैं, आप इन फ्लो चार्ट्स को ध्यान में रख रहे हैं, एंड दे रियली रियली हेल्प यू। उसके बाद बेटा जब आपका एग्जाम में 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, मैं तो कहती हूं अभी से आदत डाल लो, प्लीज हैव अ फिक्स टाइम एंड अ वेरी डीप स्लीप, वेरी सेटिस्फाइंग स्लीप। पैनिक और एंजाइटी में ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोगे नहीं तो आपका जो मेमोरी है, जो रिटेंशन पावर है कॉन्सेप्ट्स का, वो इफेक्ट होगा। साउंड स्लीप इज फॉर ए रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको
वो एक कंप्यूटर बनकर जाना है जिसके, देखो अगर 2000 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल, 2000 के 2000, कोई चिप तो लगी हुई नहीं है कि सारे रजिस्टर हो जाएंगे। एग्जाम में क्या काम आता है? इट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी। किसने अपनी मेमोरी को शार्प किया हुआ है? और मेमोरी शार्प होती है बार 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 कॉन्सेप्ट्स को विजिट करने से। उसका तरीका तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, माइंड मैप्स देखिए, बार बार आंखों के सामने वही मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, वही फिलोटेक्सी, वही टर्म्स आ रही हैं। लेकिन अगर मेरी बॉडी अंडर स्ट्रेस फंक्शन कर रही है, देन दैट पावर ऑफ प्लेइंग अराउंड एंड पिकिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम मेमोरी दैट गेट्स अफेक्टेड। सो ए रिटेंशन, बी यू हैव टू मेक श्योर कि जो एग्जाम का टाइम है बच्चों, लेट्स से 2 to 5 PM यू हैव योर एग्जाम टाइम। इस टाइम पे योर बॉडी इज ट्रेन टू बी सुपर एक्टिव एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस। ध्यान रखिए कि 2 से 5 के बीच में आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को, आपकी मेमोरी को पूरी ट्रेनिंग है कि मैं एग्जाम सेंटर में बैठकर पूरा एक्टिवली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके +4 एंड आई एम अ विनर। मेक श्योर कि आप ऐसा अपना स्लीपिंग शेड्यूल बनाएं कि उस टाइम में यू आर एक्टिव, आपकी बॉडी एक्टिव है। और ये सिर्फ एग्जाम डे पर करने की गलती मत करना। आई एम टेलिंग यू, पीपल डू दैट कि हाँ एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम 2 to 5 नहीं सोएंगे, ऐसे नहीं होता है। बॉडी आइडियली टेक्स 21 days to get trained for a new habit. Okay, so do that. You don't want to be lethargic, fatigued or have headaches or anything in the exam. Cool people. उसके बाद जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन क्या करोगे? या एग्जाम से अगेन मैं पहला हफ्ता, जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशन में कहा कि आपको एग्जाम सेंटर से पहले रैंकर बन के जाना है उस दिन नहीं, पहले से ही रैंक निश्चित करके जाना है। यू हैव टू बी अ विनर बिफोर द गेम स्टार्ट्स। ओके, मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस। इस टाइम पर बच्चों स्टॉप लिसनिंग टू एनीबडी टेलिंग यू एनीथिंग। इस टाइम पर आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, कितने भी पक्के दोस्त हों, कितने भी क्लोजेस्ट दोस्त हों, प्लीज अपनी तैयारी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। वो तो रात को इतने घंटे सोता है, वो तो टीवी भी देखती है मेरी फ्रेंड, उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, वो फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रही, उसकी बायो में जेनेटिक्स की प्रैक्टिस वो नहीं कर रही, वो बाद में करेगी ऑल्दो वेटेज ज्यादा है। इकोलॉजी उसको तो बहुत अच्छे से आती है, मुझे नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता है, उसको आता है। प्लीज डोंट डू ऑल दिस। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, डोंट अंडरगो पीयर प्रेशर। किसी की भी बात सुनना बंद कर दो, और ये तब होगा यू विल बी एबल टू डू दिस विद कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस। देखो थियरी में मैं आपको बोल दूं कि डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनी पीयर प्रेशर और एनी प्रेशर फ्रॉम नेबर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जस्ट डू द राइट थिंग। कहना आसान है, करोगे तभी अगर यू आर एम्पावर्ड टू डू दैट, अगर तुम में वो कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कैसे आएगा बाबा? वो आएगा इफ यू फॉलो द टाइम टेबल, फॉलो द स्केड्यूल, एंड if you have solved questions, if you have given tests and your score is improving. Score is improving. अगर मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी तैयारी कैसी है और मेरी कैसी है। कंपटीशन इन दिनों में आपका खुद से होना चाहिए, मेक श्योर। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा पहले तो यहां लिखा है, मेरी टीम बोल रही है कि आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल, मैं कह रही हूं 24 आवर्स पहले। जितने भी बच्चों को मैंने आज तक भेजा है एग्जाम सेंटर में, मैं उनको स्पेसिफिकली रिमाइंड करवाती हूं, और आपको भी बोल रही हूं कि एक शाम पहले 5 o'clock के बाद मेरे स्टडी टेबल पर, मेरे आसपास कोई बुक, कोई किताब नहीं होनी चाहिए। 5 बजे के बाद क्या करें? फोन उठाकर बातें करें? नहीं।
go for a walk, listen to anything that soothes you. The journey sort of ends there. कल बस एग्जाम में जाना है, मुझे ऑलरेडी पता है मैं रैंकर हूं, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है. हैव नाइस फूड, वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर पुट्स यू टू स्लीप, है ना, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, ईट हेल्दी, बीमार नहीं होना है ना. तो वो आपको एग्जाम, एंटरिंग द एग्जाम हॉल नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करूंगी. आई विल से दिस 1 evening before the exam. Before the exam. Tell me in the comment section how many of you agree with this. कि मैम जो हमारी मेंटल कंडीशन एग्जाम से पहले दिन पर है, इट रिफ्लेक्ट्स. ऐसा तो नहीं है आपने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, लेकिन हम इन छोटी छोटी आदतों को, छोटी छोटी बातों को नोट करना भूल जाते हैं. ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसके पहले हम सब कुछ सही करना चाहते हैं. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, कि जो मूड और जो माइंड की स्टेट आपकी एक दिन पहले रहती है, दैट रियली अफेक्ट्स योर, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, हैप्पी, काम, one day, one evening before the exam, next day you are able to handle the paper. Right people? What is next? और कोई राय और कोई आइडिया दिमाग में रहना नहीं चाहिए. You will not go with any other idea. I tell you, whether you're prepared, whether you think you're not prepared, whatever it is, one day before the exam, tell yourself, I'm going to do it. होना ही होना है, मेरा नहीं तो किसका होना है. You are no one to give yourself suggestions or labels. Self suggestions मत दीजिए कि मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, मेरी तो सिलेक्शन नहीं होगी. मैं मानती हूं कि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, माइंड इज सुपर एक्टिव, लेकिन उसको चुप कराना है, क्योंकि एक शाम पहले कुछ हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना, तो क्यों उसकी टेंशन लेनी है. डेवलप दिस एटीट्यूड दैट आई एम गोइंग टू डू इट. बाद में देखेंगे वेदर इट हैपेंड और नॉट. ओके, उसके बाद एग्जाम के अंदर, इन द एग्जाम सेंटर, मैं अब एग्जाम सेंटर के अंदर आ गई हूं. अभी तक बात एग्जाम सेंटर के बाहर की थी कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, 1 हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले. फिर मैंने बात करी कि एक शाम पहले क्या करना है. अब तो मैं अंदर आ गई हूं. मेरे दिमाग में ये हमारे देश का एक अकेला एग्जाम है जिसमें 180 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स है. नीट इज द ओनली एग्जाम इन दिस कंट्री. इवन इफ यू कंपेयर इट विद JEE, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम, यहां पर आप, ये अकेला एग्जाम है जिसमें आप इतने ज्यादा टाइम स्ट्रैम्प्ड हो. बेटा नीट के एग्जाम में मैं बार बार ये कहती हूं, अपनी कोई भी क्लास आप मेरी उठा के देखोगे, भाई एक्यूरेसी एंड टाइम का खेल है. इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, हाउ स्मार्ट यू आर विद टाइम. पहला तरीका, प्री एग्जाम तरीका उसका ये है कि हम अपने आप को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हुए, या हम मॉक टेस्ट्स देते हैं, उसमें हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं विद प्रीवियस ईयर पेपर्स, टाइम रखकर, टाइम बाउंड प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करेंगे. ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये तो करके जाना है. अब एग्जाम सेंटर में मुझे क्या करना है. अगर मैं बायो की बात करूं, वी नो दैट इट इज अ डबल सब्जेक्ट. बायो में से 90 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मेरा स्कोर, ध्यान से सुनना, अगर मेरा स्कोर किसी के साथ मिलता है, I got 652, another person got 652, the decision is taken on your biology score. That means it is my best friend on the exam day. कितने लोग ये बात मानते हैं? Write it in the comment section. Yes, biology is not only a double subject but super most friendly subject in the exam. इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे आपकी सिलेक्शन से मतलब है. अगर सारे फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सही करके आते हो और बायो के भी गलत करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई वॉन्ट यू टू बी सिलेक्टेड.
कूल। अब जब मैं बायो सॉल्व करूंगी, आइडियली मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा है जो बायो से स्टार्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? रीजन नंबर 1, क्वेश्चंस आर मोर, है ना, और मेरे पास 3 घंटे हैं, उनको मुझे डिवाइड करना है। यहां पे ऑन एन एवरेज मैं 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन देती हूँ, 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन देती हूँ। आई कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड वंस आई हैव डन हाफ ऑफ द पेपर, मैंने आधा पेपर जब कर लिया है तो आई गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सेव करके आई कैन गिव टाइम टू फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैंने अपना बहुत सारा स्कोर अपनी पॉकेट में रख लिया है अगर मेरा बायो का पोर्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स दोनों आते हैं, तो इसलिए आप बायो का पोर्शन पहले कीजिए। अब इस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी बेटा, अगर किसी रीजन से आपकी जूलॉजी या बॉटनी स्ट्रांग है, कोई एक ज्यादा स्ट्रांग है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप एंड की 1 शॉर्ट सीरीज के पार्ट हो आकाश बायजूस के साथ, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई पोर्शन ज्यादा अच्छा है तो उससे स्टार्ट कीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट स्कोर इन आवर हैंड, वी वॉन्ट कॉन्फिडेंस। तो आप जोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, वरना आप बॉटनी से स्टार्ट कीजिए। अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, you have to be super aware, आज you have to be super aware कि करेक्ट ऑप्शन के मार्क्स हैं। आपकी जीत हर करेक्ट आंसर से निश्चित हो रही है। इट इज गेटिंग डिसाइडेड विद एवरी करेक्ट आंसर विच फेचेस यू 4 marks, people. But the biggest mistake and the biggest kill in this exam is the negative marking. इस पेपर में, इस गेम का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा ट्रैप है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इज -1 एंड अ टोटल ऑफ 5 marks। ना ही आपने वो करेक्ट के 4 नंबर गवाए, आप देखो लॉस कितना बड़ा है। और ये नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को, जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, उनको ये नीचे लेकर जाता है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वो लोग आप में से जिनको कई बार मॉक टेस्ट में स्कोर गिरा है बिकॉज आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करी है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज कॉस्टिंग यू 5 marks, बहुत महंगी पड़ती है। -1 and 4 marks of correct answer. From today onwards, start telling yourself it is okay to leave a question. Then you are still saved. आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी 4 नंबर। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं? This is the biggest question of the hour. This is the biggest query I get from my students कि मैम आपने बता दिया नेगेटिव मार्किंग मत करो, क्वेश्चन को छोड़कर आओ, मैं कैसे डिसाइड करूं? पहली बात देखो, सबसे बड़ी बात है तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो मुझे अनअटेम्प्टेड छोड़ना पड़े या मेरा नेगेटिव हो। मैम ये आप क्या बात कर रहे हो? रीसेंट ईयर्स में आप अगर डेटा देखोगे तो बहुत बच्चे हैं, ये मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट है। बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए हैं thousands ऑफ चिल्ड्रन जो शायद रैंकर थे भी नहीं, रैंकर लिस्ट में भी नहीं थे। आज के टाइम में ऐसी तैयारी इज पॉसिबल, संभव है। नेवरदलेस अब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो। इन द एग्जाम सेंटर मैं क्या करूं? लाइफ हो गई मुश्किल। तो बच्चा, आप जोलॉजी बॉटनी का पोर्शन है, उस वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री को भूल जाओ, क्लॉक इज टिकिंग, 30 सेकेंड्स, ये सबको क्लियर है। आप पहले उन क्वेश्चंस को मार्क करते जाइए जिसका आंसर आपको फुली श्योर है। दिस अकाउंट्स फॉर योर 100% श्योरिटी। I am 100% sure about this question. I know it like my name. It's like second name to me. उनको आप पहले सॉल्व करोगे।
हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको लगे यार ये पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा. You are, let's say, 60 to 70% sure. People, when you are 60 to 70% sure, you do not mark that in one go. ये मैं आपको पूरे ये आप मान लीजिए कि इस कैटेगरी में आपको शायद 30 सेकेंड्स भी ना लगे. You will circle these and you will also circle the questions where you have no clue. You don't have the answer. First look में, first glance में आपको आंसर नहीं पता लगा. So these are your first glance questions. क्योंकि ये आपको 4 नंबर दिलवाकर ही रहेंगे. यहां पर it can cost you 5 marks. But there is still a chance कि हम second time इत्मीनान से अगर इसको पढ़ेंगे तसल्ली से तो हमें ये 4 नंबर दिलवा सकता है. Maybe 4 कैटेगरी. और यहां पर वी हैव टू बी क्लियर, ये क्वेश्चन हमें डेंजर जोन में है. इट कैन कॉस्ट अस 5 मार्क्स अगर हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया. अगर हमने इसको सॉल्व किया एंड वी आर नॉट ओके टू लीव इट अनअटेम्प्टेड. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू सेग्रीगेट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन देखते ही इन द फर्स्ट ग्लांस यू गेट द आंसर. डू कॉन्सेप्ट यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ. ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. पॉपुलेशन इंटरेक्शन से जब क्वेश्चन आता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मुझे पता है कमेंसलिज्म का क्या एग्जाम्पल है. मुझे पता है व्हाट इज ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी. मुझे पता है व्हाट इज राइजोम, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इट इज. देन ओनली यू मार्क इन द फर्स्ट गो. नाउ द सेकेंड कैटेगरी where you are not sure what is the correct answer, 60 to 70% category. इसमें मैं क्या करूंगा? Am I going to leave them? No. You sort of know it. Let me take an example. इसमें you will use the power of elimination, people. Eliminate the wrong answers. For example, this is the question. ये question आया, energy enters an ecosystem through. You read the question and you're like, ये पढ़ा तो है, let me look at the options. The options are carnivores, producers, decomposers and herbivores. You're 60 to 70% sure. You're not totally sure. Now you start eliminating. You use some common sense. और bio के most of the questions common sense से ही solve हो जाते हैं. Energy ecosystem में enter करेगी तो carnivore तो नहीं हो सकता. अगर मैं आपकी तरह सोचूं, या आई एम बीइंग यू राइट नाउ इन द एग्जाम सेंटर, कार्निवोर तो अपर लेवल पे है, वो किसी को खा रहा है, एनर्जी विल नॉट एंटर. लेट्स एलिमिनेट कार्निवोर. 3 ऑप्शंस बची, इन 3 पर दिमाग लगाइए. यार कार्निवोर हर्बीवोर को खा रहा है, हर्बीवोर प्लांट्स को खाता है, तो एनर्जी उसके थ्रू तो एंटर नहीं करेगी. मुझे कंफ्यूजन है कि प्रोड्यूसर है या डिकम्पोजर है. Eliminate. Yeah? So you are moving safer. And you will mostly go to the correct answer in this case. आपको याद आएगा, अच्छा डिकम्पोजर, मैम ने बताया था डिकम्पोजर को कोई ट्रॉफिक लेवल एज सच देते नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट डेड है तो भी डिकम्पोजर खाएगा. डिकम्पोजर ना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काम आता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स आदि ट्रांसड्यूसर्स वो ही सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. एंड आई गेट द करेक्ट आंसर. द एलिमिनेशन मेथड विल वर्क, स्पेशली जो आपके करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हैं और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं. इज दैट फेयर पीपल? उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है उसको आप लास्ट में रखिए. अगर आपको ये लगता है कि अभी मुझे जिस क्वेश्चन का मुझे आइडिया ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, मतलब सुना भी नहीं लग रहा है, फेमिलियर भी नहीं लग रहा है, आप उसको सर्कल करें और छोड़ दें. एंड यू कैन मूव ऑन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करके आप यहाँ वापस आ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और ग्लांस देना चाहिए, तो आप थर्ड ग्लांस इसको आराम से दे सकते हैं. इट इज टाइम सेविंग, इट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. अगर till you don't reach the stage of 60 to 70% and applying elimination, please leave this question. Please don't cost yourself 5 marks.
ध्यान से सुनना ये बात, जब तक आप इस स्टेज पर नहीं आ जाते हैं, यू विल नॉट सॉल्व द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन. Learn to leave the questions unattempted. Ma'am, how do I learn? Am I going to learn right there in the battlefield? बेटा, ये जो सारी strategy है, I'm going to come back to the starting of what I say. ये सब practice करोगे तो ही उस दिन होगा. तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट्स दे रहे हैं, ये सब होता हुआ दिखाई देगा, ये सब टिप्स होती हुई दिखाई देंगी, आपके हाथ से निकल जानी चाहिए इफ यू प्रैक्टिस. और मेरा एक और सजेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. राइट इन द कमेंट सेक्शन who all are preparing, who all are practicing with the OMR sheet. बेटा देखो, OMR sheet को शेड करना also requires time. और उसको अगर आप ढंग से शेड नहीं करोगे तो नीट की गाइडलाइंस है कि आपका हो सकता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन चला जाए. सो द प्रैक्टिस ऐसा मत कीजिएगा. राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप ऑलरेडी, कितने लोग हैं इस क्लास में जो ऑलरेडी OMR शीट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉक टेस्ट दीजिए. अगर आप घर पर प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं या क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, मेक श्योर यू हैव द OMR प्रिंट आउट. Because I want you to learn. वो अगर 5 सेकेंड लगने हैं to completely shade the answer. कई बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. It has happened with me. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता था A था आंसर, OMR शीट में गलती से C मार्क कर दिया, B मार्क कर दिया. What just happened? So this is practice of that particular step which is ignored by a lot of people. हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये भी एग्जाम का पार्ट है. So please do that. पूरे एग्जाम में अपने आप को बताकर जाना कि अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सॉल्व, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री का, बायो का, हमने फोकस लूज नहीं करना है. बिकॉज वो मेमोरी में जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, द मोमेंट यू लूज फोकस, द मोमेंट यू स्टार्ट कमिंग इन टेकिंग अकाउंट ऑफ योर फीलिंग्स, सडनली यू बिकम सैड, डीमोटिवेटेड, ये सब साइड में रखना है. एक्नॉलेज मत करो उस वक्त, उस मोमेंट को, उन 3 घंटों में. Just make sure you get maximum marks. Okay? So अपना focus बनाए रखो. Pre-exam also. This is important. Pre-exam also and post-exam also. इस वक्त भी टारगेट पर नजर होनी चाहिए, है ना? और एग्जाम सेंटर में भी टारगेट पर नजर होनी चाहिए. These are the days of concept building, focus building या discipline building. जिसका ये discipline, focus and smart accumulation of marks, मैंने आपको बताया था कैसे भी मुझे 640 पर पहुंचना है ना? ऐसे या वैसे. जो इसको स्ट्रैटेजाइज करेगा उसी की सीट हो जाएगी, मेडिकल सीट बन जाएगी, वही रैंकर बन जाएगा. So children, I'm wishing you all the very best with your preparations right now. Yeah, throughout all the days, my best wishes are with you for the exam day as well. Like I always say, we all are here for you. Entire Akash Byju's team is always there for you. Whatever problem you have, doubts you have regarding the strategy that I just shared, please put your doubts in the comment section and we will get back to you. Thank you.